अरस्तु के दासता सिद्धांत के विषय में। सामने से अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के पहले भाग में ही दासता के संबंध में अपने विचार दिए। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार देने से पहले दास प्रथा के बारे में विस्तार से बताया है। कारण ये है कि उस समय जो सोफिस्ट थे वो दास प्रथा का विरोध कर रहे थे। उस समय उनके समय में जो है दास प्रथा का विरोध शुरू हो चुका था। इसीलिए अरस्तु ने ये सिद्ध करने के लिए कि दासता जो है पूरे राष्ट्र के लिए उचित है, दास प्रथा जो है वो वैधानिक है और क्या कहना चाहिए समाज के लिए, राज्य के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए उसने अपने दासता संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ये कहता है कि जिस परिवार में जो है जिस संपत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सजीव और दूसरी होती है निर्जीव। सजीव संपत्ति के अंतर्गत आते हैं दास, हाथी, घोड़े और अन्य पशु। इसके अलावा निर्जीव जो संपत्ति होती है उसमें है मकान है और क्या कहना चाहिए सोना चांदी है, खेत है, ये सारी चीजें निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो अरस्तु ने जो है ये कहा कि परिवार के संचालन के लिए, परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की संपत्ति मनुष्य के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें इनके गुरु प्लेटो की, तो उन्होंने जो है दास प्रथा का कहीं पर भी खुलकर समर्थन नहीं किया है। हमने जो है प्लेटो के सारे विचारों को पढ़ा और हमने ये देखा कि उन्होंने कहीं पर भी दास प्रथा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी मौन रूप से वो जो है या परोक्ष रूप से वो दास प्रथा का समर्थन करते हैं। आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था उत्पादक वर्ग, प्लेटो का जो उत्पादक वर्ग है वो ही एक तरह से दास वर्ग है, क्योंकि प्लेटो ने उनकी शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया है, उनको नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए हैं, उनको नागरिक अधिकारों से वंचित रखा है, उनको जो है समाज में सबसे निकृष्ट माना है। तो भले ही स्पष्ट तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रूप से उनकी स्वीकृति की, परोक्ष रूप से उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। और जो ये अरस्तु हैं उन्होंने इसी उत्पादक वर्ग को दास वर्ग मानकर उसका विस्तृत वर्णन जो है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के पहले भाग में किया है और इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। साथ ही साथ ये कहा कि परिवार की व्यवस्था संचालित करने के लिए अन्य साधनों के साथ साथ दास का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ जो है उसके बारे में विस्तार से बातें की और उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि दास का सामाजिक स्तर कैसा है। तो उन्होंने ये कहा कि दास भले ही एक जीवमय प्राणी है, उसमें जीव है, जीवन है, लेकिन फिर भी वो जो है क्या है, एक यंत्र की तरह है। जिस प्रकार यंत्र स्वतः कार्य नहीं करता, बिल्कुल उसी प्रकार दास बिना स्वामी के कार्य नहीं कर सकता। हम जो है मशीन को अगर रख दे तो मशीन अपने आप संचालित नहीं होती, अपने आप काम नहीं करती। अरस्तु कहता है ठीक वैसे ही दास है, अगर जब तक स्वामी का आदेश न मिले, स्वामी उसको उससे काम न ले, तब तक वो काम नहीं कर सकता। तो ये जो है उसका सामाजिक स्तर है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि दास और स्वामी के बीच संबंध कैसा है, तो वो ये कहते हैं कि स्वामी को दास के जीवन पर पूरा पूरा अधिकार है। दास जो है स्वयं, उसकी संपत्ति और उसका जीवन, तीनों के तीनों जो है स्वामी के अधीन है, स्वामी की इच्छा से संचालित है। मतलब दास के खुद के ऊपर, उसकी संपत्ति के ऊपर और उसके जीवन के ऊपर उसके स्वामी का अधिकार है। इसके अलावा जो है उन्होंने दास के कुछ गुण के बारे में भी चर्चा की है। उनका कहना है कि चूंकि दास मनुष्य है और मनुष्य जो है क्या है, विवेकशील प्राणी है, उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो उन्होंने दास को हालांकि विवेकहीन या विवेक शून्य प्राणी माना है, फिर भी वो कहते हैं कि मानवीय गुण उसमें पाए जाते हैं। चूंकि मनुष्य है और गुण विहीन वो नहीं हो सकता, तो दास में भी कुछ गुण है। वो कहते हैं कि दास में आज्ञा पालन का गुण होता है। वो कहते हैं कि दास में स्वभावतः आज्ञा पालन का गुण होता है और आज्ञा पालन के गुण के कारण ही वो अपने स्वामी के आदेशों का पालन करता है और अपना जीवन यापन
संचालित करता है, उसी के आधार पर उसका जीवन चलता है। और अरस्तु ये भी कहते हैं कि स्वामी को दास के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ उसको मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। अब अपने ये जो दास संबंधी उनके जो विचार है या दास संबंधी उनकी धारणा है, उसका समर्थन करने के लिए या उसके समर्थन में वो कुछ प्रमाण देते हैं या कुछ आधार प्रदान करते हैं कि क्यों जो है ये सही है। तो सबसे पहला प्रमाण उन्होंने दिया या सबसे पहला तर्क उन्होंने रखा कि दासता प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है। कैसे प्रकृति प्रदत्त है उसका वर्णन उन्होंने किया है। वो ये कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान नहीं बनाया है, किसी को बुद्धि दी है, किसी को जो है शारीरिक बल दिया है। तो उनका ये कहना है कि प्रकृति ने किसी को जो है मोटा ताजा हट्टा कट्टा बनाया है और उस मोटे ताजे हट्टे कट्टे व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती, उसमें जो है क्या होता है शारीरिक बल है सिर्फ। और जो स्वामी होता है, जो विवेकशील प्राणी है, वो दुबला पतला होता है और वो जो है शारीरिक श्रम करने में अक्षम है। तो अरस्तु ये कहता है कि प्रकृति ने सबको असमान बनाया है, समान नहीं बनाया है, किसी को मोटा ताजा हट्टा कट्टा बनाया है, जो शारीरिक श्रम जितना भी कर ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों को ऐसा बनाया है, उनका शरीर ही ऐसा है कि वो शारीरिक श्रम थोड़ा सा करे तो बीमार पड़ जाते हैं, उनको मानसिक श्रम के लिए योग्य बनाया है। तो प्रकृति ने जो है क्या किया है, इस प्रकार से व्यवस्था की है। और प्रकृति का ये नियम है कि हमेशा उत्कृष्ट जो है निकृष्ट पर शासन करता है। अरस्तु का ये कहना है कि ये प्राकृतिक नियम है कि हमेशा उत्कृष्ट जो है निकृष्ट पर शासन करता है। कुछ को प्रकृति ने शासन करने के लिए और कुछ को शासित होने के लिए पैदा किया है। प्रकृति में लोग जो है, कुछ लोग शासन करने के लिए ही आते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए आते हैं। इसीलिए ये जो दासता है वो क्या है, प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति के अनुसार चूंकि वो जो है शारीरिक बल बस है, बुद्धि नहीं है, इसलिए अगर वो स्वामी के अधीन रहते हैं तो उनका भी कल्याण होगा और स्वामी को भी जो है क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा और वो अपना काम सही तरीके से कर सकेगा। इसके अलावा दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि स्वामी वर्ग और संपूर्ण समाज दोनों के लिए लाभकारी। अरस्तु ये कहता है कि ये जो दासता है या ये जो दास प्रथा है वो स्वामी वर्ग के लिए भी लाभकारी है और पूरे समाज के लिए भी लाभकारी है। कैसे? उसका ये कहना है कि स्वामी वर्ग चूंकि विवेकशील प्राणी है, बुद्धि है उसके पास, विवेक है, मानसिक श्रम कर सकता है। तो मानसिक श्रम कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति मानसिक श्रम कब करेगा, जब उसको शारीरिक श्रम से छुटकारा मिलेगा। अगर वो घर के ही काम करता रहे या जो है कहना चाहिए शारीरिक श्रम करता रहे, है ना, खेतों में मेहनत करे या फिर घर में जो है वो क्या करे, घरेलू कार्य करे, खाना बनाए, झाड़ू पोछा करेगा, कपड़े धोएगा, तो फिर उसके पास जो है क्या है, मानसिक श्रम करने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, स्वामी वर्ग के लिए तो वो लाभप्रद है ही, क्योंकि उसको जो है मानसिक श्रम करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रकृति ने उसके शरीर को जो है ऐसा बनाया है कि वो शारीरिक श्रम नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए लाभकारी है। अब समाज के लिए भी लाभकारी है। क्यों समाज के लिए लाभकारी है? क्योंकि समाज को जरूरत होती है ऐसे विवेकशील प्राणियों की, ऐसे बुद्धिमान प्राणियों की, जिससे वो क्या कर सके, समाज के विकास में अपने बुद्धि को लगा सके, अपने विवेक को लगा सके। तो इसलिए उनको जब पर्याप्त अवसर मिलेगा ये सब काम करने के लिए, तब जाके समाज का विकास होगा या कल्याण होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है विवेकशील प्राणियों को अपना कार्य सही तरीके से संपादित करवाने के लिए या सही तरीके से जो है अपना काम करने के लिए जो समय चाहिए वो तभी मिलेगा जब दास उनके शारीरिक कार्यों को या शारीरिक श्रम के कार्यों को करके उनको अवकाश प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये दास वर्ग के लिए भी सही है। दास वर्ग के लिए कैसे सही है? वो ये कहते हैं कि दास जो है विवेक शून्य प्राणी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसके पास सिर्फ शारीरिक श्रम है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको कहीं ना कहीं आश्रय चाहिए, कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, जहां पर जो कि वो क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसको भी एक आधार चाहिए। तो ये आधार कहाँ मिलता है? उसको स्वामी के पास मिलता है। इसलिए दास वर्ग के लिए भी ये उचित है। साथ ही साथ दास वर्ग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से स्वामी के संगति में रहते रहते कुछ अच्छी चीजें, नैतिक चीजें वो सीख सकते हैं। नैतिकता का उनमें कुछ विकास हो सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि दासता नैतिक है, वो नैतिक दृष्टि से भी इसको सही मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो है सबको अलग अलग बनाया है
और किसी को विवेकशील बनाया है, किसी को शारीरिक श्रम करने के लिए जो है लक्ष्य बनाया है। तो ऐसी स्थिति में जिसका जो काम है उस काम को अगर वो करे तो ऐसी स्थिति में समाज का उचित ढंग से विकास हो पाएगा और साथ ही साथ दास के में भी क्या होगा, नैतिक गुणों का विकास हो पाएगा मालिक के साथ रहते रहते। तो ये उन्होंने जो है क्या कहते हैं जी, अपने दासता के सिद्धांत को सही सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए। इसके अलावा दासता के कुछ प्रकार उन्होंने बताए हैं। 2 प्रकार की दासता का उन्होंने उल्लेख किया है, एक स्वाभाविक दासता और दूसरी कानूनी दासता। पहला है स्वाभाविक दासता और दूसरी कानूनी दासता या वैधानिक दासता। तो स्वाभाविक दासता वही जो उन्होंने कहा कि प्रकृति से कुछ लोग दास है, कुछ लोग स्वामी है, कुछ में जो है शारीरिक क्षमता है, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट है, प्रकृति ने उनको बुद्धि नहीं दी है, कुछ लोग बुद्धि वाले हैं, कुछ जो है विवेकशील प्राणी है। तो इस प्रकार से प्रकृति ने कुछ को स्वाभाविक रूप से दास बनाया है, ये स्वाभाविक दासता है। अरस्तु सबसे ज्यादा सिर्फ इसी दासता को स्वीकार करता है। दूसरी जो दासता है वो है कानूनी दासता या वैधानिक दासता। कानूनी दासता या वैधानिक दासता क्या है, किसी क्षेत्र को जीत लेने के पश्चात जो पराजित क्षेत्र है वहां के लोगों को कानूनी रूप से दास बनाया जाता है, ये है कानूनी दासता। तो अरस्तु इस कानूनी दासता के पक्ष में नहीं है। वो ये कहता है कि किसी क्षेत्र को हरा लेने के बाद उसको वहां के लोगों का ये मान लेना कि इनकी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा। सिर्फ एक युद्ध हार जाने से उनको विवेक ही नहीं माना जा सकता। और खास तौर से अरस्तु चूंकि यूनानी था तो वो ये कहता था कि युद्ध में अगर हार भी जाए यूनानियों को जो है दास नहीं बनाया जा सकता। वो जन्मजात बुद्धिशील प्राणी है, उनमें विवेक कूट कूट कर भरा हुआ है और वो ये कहते हैं कि यूनानी कभी भी दास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी बनने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक, तो उन्होंने दासता के 2 प्रकार में प्राकृतिक और जो कानूनी दासता है उसमें प्राकृतिक दासता का ही समर्थन किया है, कानूनी दासता का वो खंडन करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने अब इस दास प्रथा को कुछ मानवीय बनाने के कुछ निर्देश दिए हैं। वो ये कहते हैं कि दासों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो कुछ नियम बताते हैं। वो ये कहते हैं कि स्वामी और दास दोनों के हित एक समान है, क्योंकि दोनों को साथ रह के दोनों का हित साधन हो रहा है। स्वामी को जो है शारीरिक श्रम से छुटकारा मिल रहा है और दास को जो है नैतिक विकास का अवसर मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। इसलिए दोनों के साथ साथ रहने से दोनों के हित की पूर्ति हो रही है। इसी वजह से जो क्या कहना चाहिए व्यवहार है दास के प्रति वो मित्रवत होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उसके साथ स्वामी को अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। इसी के अलावा दूसरी चीज वो कहते हैं कि दासों की संख्या सीमित होनी चाहिए, बहुत अधिक दास नहीं रखने चाहिए, दासों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जैसे कहा कि दासता जो है प्राकृतिक है, कानूनी या वैधानिक नहीं है, मतलब किसी को युद्ध में हरा के उसको दास नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से दासता वंशानुगत भी नहीं है, वंशानुगत नहीं है कहने का मतलब अगर पिता दास है तो जरूरी नहीं है कि उसका पुत्र भी दास होगा, वो हो सकता है उसके में बुद्धि हो, विवेक हो, तो ऐसी स्थिति में वो दास नहीं बनेगा, वो स्वामी बनने की योग्यता रखता है। इसी प्रकार से अरस्तु कहते हैं कि अगर दास में धीरे धीरे बुद्धि का विकास हो जाता है, उसमें गुण विकसित हो जाते हैं, तो उसको मुक्ति का भी अधिकार होना चाहिए, परमानेंट गुलाम बनाकर नहीं रखना है, उसकी मुक्ति की भी बात जो है अरस्तु करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो है कुछ चीजों को कुछ इस पर प्रतिबंध लगाए हैं ताकि उसको जो है मानवीय बनाया रखा जा सके। और इसी के साथ ही उन्होंने जो बताया कि यूनानी कभी भी दास नहीं हो सकते है ना, यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता। तो ये उनके दासता के संबंध में विचार थे, इसकी कुछ आलोचनाएं की जाती है। आलोचना देख सकते हैं, अभी तक हमने जितना दासता के विषय में पढ़ा तो इससे स्वतः ही अपने दिमाग में बहुत सारी आलोचनाएं आनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप आने लग जाता है कि इतना अमानवीय विचार ना, इस तरह की धारणा। तो इन्होंने जिस प्रकार की धारणा दी, आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु के इस विचार से अधिकांश भाग, समाज का जो अधिकांश भाग है वो दास की श्रेणी में आ जाएगा। अधिकांश लोग जो है क्या हो जाएंगे, दास बन जाएंगे, क्योंकि शारीरिक श्रम का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। मतलब जितने मजदूरी करने वाले, किसानी करने वाले और कारखानों में काम करने वाले, सबके सब उनकी दृष्टि में दास हो गए, जबकि शारीरिक श्रम का भी उतना ही महत्व है जितना मानसिक श्रम का।
क्योंकि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों ही महत्व रखते हैं। इसीलिए ये कह पाना कि सिर्फ जो है मानसिक श्रम ही सर्वोपरि है, ये उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने जो कहा दासता प्राकृतिक है, ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है उनका ये कथन कि प्रकृति ने जो है मोटे ताजे और हट्टे कट्टे लोगों को सिर्फ दास बनने के लिए पैदा किया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने हट्टे कट्टे लोग हैं सिर्फ वो नौकर ही बनेंगे, सिर्फ वो दास ही बनेंगे और उनमें बुद्धि विवेक नहीं होती। ये कहना गलत है, क्योंकि प्रकृति में इसके बहुत सारे विपरीत उदाहरण मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुबला पतला व्यक्ति है वो बुद्धिमान ही होगा या उसके में विवेक कूट कूट कर भरा हुआ होगा, जरूरी नहीं। वो भी जो है क्या हो सकता है, बुद्धिहीन हो सकता है, उसके में भी विवेक कम हो सकता है। और मोटा ताजा जो व्यक्ति है या हट्टा कट्टा जो व्यक्ति है उसके में भी विवेक हो सकता है। तो उनका ये तर्क कि प्रकृति ने कुछ को जो है क्या बनाया है, मोटा ताजा और हट्टा कट्टा बनाया है दास बनने के लिए, और कुछ दुबले पतले लोग हैं जिनमें सिर्फ विवेक और बुद्धि होती है, ये उचित प्रतीत नहीं होता। हालांकि प्रकृति ने जो है सबको समान नहीं बनाया है, कुछ को ज्यादा बुद्धि दी है, विवेकशील बनाया है, और कुछ को कम बुद्धि दी है। लेकिन ये कह देना कि इस आधार पर ये पतले दुबले में जो है बुद्धि ज्यादा होगी या मोटे ताजे में बुद्धि कम होगी, ये जो है संगत प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने जो मान लिया कि दास पूर्णतः विवेक शून्य होता है, कोई भी व्यक्ति विवेक शून्य नहीं होता। मानव एक विवेकशील प्राणी है, किसी में विवेक कम हो या ज्यादा हो सकता है, वो उसकी कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर कर सकता है, उसकी परवरिश पर भी निर्भर कर सकता है। तो ये कह देना कि दास विवेक शून्य है वो उचित नहीं है। इसके अलावा इनके विचारों में भी विरोध दिखाई देता है, कहीं पर वो उसको यंत्र मान लेते हैं, कहीं पर वो उसको जीवित मान लेते हैं। तो इस प्रकार से उनके विचारों में खुद के में एकरूपता दिखाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार से इनका जो सिद्धांत है दासता का सिद्धांत, वो अंततः जो है शोषण को जन्म देगा, वर्ग संघर्ष को जन्म देगा। क्योंकि लाख नियम बना लिए जाएं कि भाई दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, उनको जो है अधिकार दिए जाए, उनको मुक्ति का अधिकार दिया जाए, उनके साथ जो है मित्रवत व्यवहार किया जाए, लेकिन व्यवहारिकता ऐसी नहीं होगी। जिस प्रकार से सिद्धांत दिया गया है उसके चलते तो यही होगा कि उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे दास वर्ग में जो है एक जागरूकता उत्पन्न होगी और वो हिंसक क्रांति कर देंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी वर्ग विभेद के कारण। इसके अलावा इन्होंने जो कहा कि दास जो है वो वैधानिक है या प्राकृतिक दृष्टि से भी सही है, तो वो भी सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस तरह से अमानवीय व्यवहार करना किसी भी मनुष्य के साथ वो जो है तर्क संगत या युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इनका ये सिद्धांत अन्यायपूर्ण है। किसी भी मानव को जो है इस स्थिति में रखना, उसको पशु तुल्य मानना, उसको यंत्र के समान मानना, ये जो है एक तरह से अमानवीय है, अन्यायपूर्ण है। किसी भी मनुष्य को जो है क्या माना जाता है, प्रकृति की दृष्टि से उसके अधिकार समान माने जाते हैं। सबको अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, सबको जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, और सबको जो है क्या है अपना विकास करने का अधिकार है। और इस तरह से उनको स्वामी और दास में बांट देने से समाज का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने जो बौद्धिक क्षमता की बात कही, तो बौद्धिक क्षमता का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बुद्धि ज्यादा है, इसमें बुद्धि कम है, या कोई एक निर्धारित मापदंड नहीं है, उसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं है जिसमें नापा जा सके कि किसके में बुद्धि ज्यादा है, किसके में बुद्धि कम है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से जो है कम जो है उसमें पढ़ाई लिखाई में या बाकी चीजों में कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनमें जो है बुद्धि का विकास बड़ी तेजी से होता है और वो बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो इसलिए बौद्धिक क्षमता के मापन की कोई निर्धारित पद्धति मौजूद नहीं है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता और समानता की जो विचारधारा है उसके भी ये बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये जो है दासों की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है, दासों को समानता का अधिकार प्रदान नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, इनका जो दासता का सिद्धांत है वो इनके जातिगत अहंकार से परिपूर्ण है। हमने 2-3 जगह इस चीज को पढ़ा कि वो ये कहते हैं कि यूनानी दास नहीं हो सकते। यूनानी जो है जन्म से ही बुद्धिमान है, उनमें जो है दास वाले गुण नहीं है, वो स्वामी ही पैदा हुए हैं। तो ये उनके जातिगत अहंकार को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इनके दासता के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं की जाती हैं। फिर भी
तात्कालिक परिस्थितियों में कुछ हद तक उनका सिद्धांत जो है सही भी था, इसलिए क्योंकि उस समय दास प्रथा बहुत जोरों पर थी। दास प्रथा जो है बहुत जोरों पर फैली हुई थी, सब जगह जो है दास बनाए जाते थे, और इनका उद्देश्य एक तरह से था जो कानूनी दास थे या वैधानिक दास थे उनका जो विचार है उसको समाप्त करना। जिस प्रकार से युद्ध में जीत कर ला के लोगों को जो है गुलाम बनाया जाता था, दास बनाया जाता था, उसका ये विरोध करना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने कानूनी दासता को अवैध ठहराया और सिर्फ प्राकृतिक दासता को स्वीकार किया। ठीक है।